ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के लिए एक लॉ है जिसके ऊपर आपका रिमेनिंग चैप्टर जो है ना वो डिपेंड करेगा। अगर ओम्स लॉ समझ नहीं आया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, पेज नंबर 13 है बुक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को हाईलाइट कर लो कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए। पहली कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि टेम्परेचर हिलना नहीं चाहिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट को कैसे लिखते हैं? एब्रिविएशन क्या है करंट की? अरे यार कितनी ज्यादा थोड़ी दिक्कत है। आई वो उसका ए एम्पेयर उसका ऐसा यूनिट है। A current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends। ये बात समझ में आएगी नहीं? डेफिनेशन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल, ये डबल तो ये डबल, ये ट्रिपल तो ये भी ट्रिपल होगा डायरेक्टली सेम लाइन में, और इनवर्सली होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब अगर मैं इसको 9th क्लास में आपको पता होगा जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट किया जाता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, जैसे कैपिटल जी, स्मॉल जी, के, ये हमने 9th में पढ़े थे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था, एक्सेलरेशन ग्रेविटी पढ़ा था। तो यहाँ पे भी जब हम इसको v इज डायरेक्टली इसको और करके लिखा जाएगा, v इज डायरेक्टली इक्वल टू i, तो v इज इक्वल टू r i। इक्वल टू करने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है कि इक्वल हो जाए। तो बेसिकली फॉर्मूला बन गया v अपॉन i इज इक्वल टू r, और r को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये आपका ओम्स लॉ है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावटें, समझते हो? जैसे आप एक बहुत तेज कार पे जा रहे हो, लगता है पुलिस का बैरियर लगा हुआ है, तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी? या स्पीड ब्रेकर आ गया तो कार की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो करंट जब यहाँ से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, हमने बैटरी लगाई थी, ये बैटरी लगाई हमने, और यहाँ से करंट शुरू हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएगा। तो जब ये जा रहा है ऑटोमेटिकली पहुंच गया, इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, अभी रेजिस्टेंस हुई कि नहीं हुई? फिर मैंने यहाँ पे जब बल्ब लगाया तो एक स्विच भी लगा दिया, एक और रेजिस्टेंस आ गई बीच में। हो सकता है मैंने 5 बल्ब लगाए। तो ये सारी चीजें क्या होती है? रेजिस्टेंस, जो फ्लो ऑफ करंट में रुकावट बनती है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना करंट स्लो होगा, और जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना करंट। तो बेसिकली आप यहाँ पे चेक कर लो, I is directly proportional to V, फर्स्ट चीज मिल गई, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन R और V चेक करो। दिस इंप्लाइज कि R is directly proportional to V, न्यूमरेटर न्यूमरेटर होता है, V डबल कर दूंगा तो R, अगर ये 2 कर दिया तो ये 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जितना V बढ़ेगा उतना ही R बढ़ेगा, बट R is inversely proportional to I। इनवर्सली मतलब I अगर मैं डबल करता हूं तो R कितना हो गया? हाफ हो गया। I को मैं अगर 3 टाइम्स कर देता हूं तो I कितना? R कितना? सॉरी, I 1/3 हो गया। बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो करंट अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और करंट अगर कम करोगे रेजिस्टेंस, या रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम करोगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस है, बुक में सब लिखी हुई है। अगर ये चीजें नहीं लिखी तो आप लिख लो, यार बुक में लिख लो। वैसे थ्योरम में लिखी, नीचे देखो। आई फर्स्ट पॉइंट, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बुक में ये दो बातें लिखी हैं, ये और ये। इसको ऐसे करके नहीं लिखा उन्होंने, ऐसे लिखा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये दो कंडीशंस आपको लिखनी है, एक ये और एक ये। और बुक का जितना भी फॉर्मूलाज वगैरह है सब मार्क कर लो, ब्लैक लाइन सारी कुछ पेज में मार्क कर लो, और नीचे ब्लैक लाइन लास्ट में लिखी है। इट मींस
If the potential difference across the ends of conductor is double, the current also double. If potential difference is half, the current also get half. Next page पे आ जाओ. If the resistance is doubled, currents get half. अगर resistance को मैं क्या कर दूंगा double, तो current कितना हो गया half हो गया. और resistance को अगर मैं half कर दूंगा तो current double हो जाएगा. resistance को half करूंगा 2 ऊपर आ जाएगा तो current क्या हो जाएगा double हो जाएगा. आगे बात करेंगे 10. The strength of any electric current is in a given conductor depends on two factors. Number 1 की potential difference, number 2 resistance. ये जो current है number 1 किस पे डिपेंड हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस पे, नंबर 2 रेजिस्टेंस पे. पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से वो बढ़ जाएगा, इसके घटने से वो बढ़ जाएगा. ठीक है ना. इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस के आगे डेफिनेशन. द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू व्हिच इट अपोजेस द फ्लो. अपोजेस लिखा है मतलब रोकती है. अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये आ गया R इज इक्वल टू V अपॉन I. लास्ट पेज पे लिख लो रेजिस्टेंस, फिर उसका फॉर्मूला. और इसकी SI यूनिट होती है, अगर ओम्स ने लॉ दिया तो इस SI यूनिट होती है ओम. और इसको ऐसे डिनोट करेंगे तो अगर रेजिस्टेंस की SI यूनिट कितनी होगी 1 ओम. आपको क्वेश्चन आएगा ना डिफाइन 1 ओम. इसकी क्या होती है 1 वोल्ट, इसकी 1 एम्पीयर. तो one resistance is that resistance which is required to oppose the current of 1 ampere through a potential difference of 1 volt. ठीक है, मार्क कर लो. SI यूनिट मार्क कर लो, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन मार्क कर लो. फिर नीचे 1 ओम लिखा है, 1 ओम की डेफिनेशन भी मार्क कर लो, पढ़ लो. 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its current. मैंने उसका उल्टा बोल दिया, मैंने बोल दिया पहले एम्पीयर को, इसका तो भी कोई दिक्कत नहीं है. बेसिकली आपको SI यूनिट के लिए पहले फॉर्मूला चाहिए. आप ये चेक करो एग्जाम में कि किस चीज की SI यूनिट है, वो उसका फॉर्मूला बना लो, उसके अकॉर्डिंग खुद बना लो कि इस इतने करंट को इतनी वोल्टेज पे रोकता जो है वो है 1 वोल्ट. तो इतना दिमाग को खुद लगाना पड़ेगा अगर याद रखते हैं. सिंपल सी बात है. ठीक है. एक बुक में पीछे लाइन लिखी, बीच में लाइन लिखी, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेंपरेचर. 4 चीजें बोलेगी, लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेंपरेचर. ये डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम आगे जाके 2-3 क्लास के बाद, 2 या 3 क्लास के बाद पढ़ेंगे. मेरी क्या बात है, 4 बातें बोलेगी. लेंथ, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड होगी, लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल और टेंपरेचर. तो ये बाद में पढ़ेंगे. अभी करते हैं न्यूमेरिकल. सैंपल नंबर 1 ये मिटा दूं. Sample problem number 1. Potential difference between क्या दिया हुआ है 2 points of a wire carrying 2 ampere current. क्या लिखूं भाई, I is equal to 2 ampere. ठीक है. और एग्जाम में कैसे लिखोगे, करंट कॉमा I is equal to 2 ampere. ठीक है जी. एम्पेयर पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती. एंड इज 0.1 वोल्ट. ये क्या हो गया, कितना, जिस बच्चों को SI यूनिट नहीं होगी याद होगी ना, वो इस लाइन में 2 एम्पीयर को V लिख देगा, क्योंकि लाइन कह रही है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 एम्पीयर. तो बच्चे गलती कर देते हैं कि 2 एम्पीयर पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन हमको SI यूनिट याद है तो हम क्या करेंगे, करंट की बात हो रही है. तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस फटाफट से, 1 मिनट का काम है, जल्दी से जल्दी निकालो. फॉर्मूले बार-बार लिखने ताकि याद हो जाए. अपॉन 20 0.05 ohms. आगे अब जो पिछले फॉर्मूलाज भी आपने याद किया वो भी कमाई में लेंगे. मतलब आपको V ना दिया हो, V निकालने का फॉर्मूला आता है आपको, फिर I ना दिया हो, Q upon T करके निकाल लोगे. वैसे करके आपको यहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे. सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज इतने वोल्ट बैटरी, तो V कितना हो गया, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 25.4 वोल्ट. एंड अ रेजिस्टर ऑफ 60 ओम, R कितना दिया है, 60 ohms. व्हाट विल बी द करंट, फटाफट से निकाल के दिखाओ. करंट निकालना तो सिंपल सेम फॉर्मूला लगेगा.
6 4 24. अगर कोई चीज फाइनल आंसर नहीं है तो डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं है, वो आगे फ्रैक्शन में काम आ जाएगी कटिंग वटिंग के लिए, लेकिन फाइनल आंसर है तो लिखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 करेंगे। एक इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉज अ करंट। सबसे पहले गिवन लिखा करो, करंट कितना है 3.4 और क्या है, V कितना है। 220 चलो ये तो सिंपल वर्जन आते नहीं है, आएगा वही आपका पैरेलल और सीरीज वाला। व्हाट करंट विल द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉ व्हेन करंट कनेक्टेड टू इतने। क्वेश्चन समझ आया। कह रहा है कि जब V इतना है, I इतना है, तो होगा कुछ इलेक्ट्रिक ये दिया हुआ है। करंट कितना होगा जब V कितना हो जाए 110। कैसे करेंगे, ये V है और बाद में V डैश दिया हुआ है, न्यू V कितना है 110। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, रेजिस्टेंस वही ले लेते हैं, वोल्टेज नहीं ले लेते हैं। तो नया निकालना क्या लास्ट में, आई नया करंट निकालना, न्यू करंट हो गया I डैश। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि भैया पहले इसका R निकालो, बताओ इसका R कितना आ रहा है। R इज इक्वल टू V अपॉन में I। आगे R, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है। अब जब फिर R डैश क्या होगा, फिर ये R तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो V डैश अपॉन I डैश। तो I डैश क्या हो जाएगा, V डैश कितना है 110 और R कितना हो गया 220 into 3.4, ये ऊपर फ्रैक्शन हो जाएगा, ये कट गया, ये 2 से फायदा हो गया ना, और ये कितना हो गया 1.7। I डैश न्यू I कितना हो गया 1.7 एम्पीयर। बेटा हर न्यूमेरिकल के नीचे ना कंफ्यूजन चाहिए मेरे को एग्जाम में। अब क्या इसका कोई शॉर्टकट है, देखो बुक में इन्होंने डिवाइड कर 64.7 निकाल के दिखाया इसको, जब हमको मांगा है तुम क्यों निकाले। हाँ, क्वेश्चन के बीच में कहीं दिया होता है कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड न्यू करंट, तो हम निकाल के उसको भी फ्रैक्शन में डेसिमल लिखते हैं। अभी उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको ये काम हो गया। अब एक छोटी सी बात, क्या ये ऐसे करने की जरूरत थी मेरे को, मैंने बुक में कर रखा है। क्यों, हमने क्या पढ़ा कि पहले करंट और वोल्टेज इतनी थी, अब वोल्टेज कितनी होगी 110, वोल्टेज आधी नहीं होगी। जब V आधा होगा तो I क्या होगा तो आधा हो गया, 3.4 का आधा। डायरेक्टली भी तो कर सकते हो, हमने अभी पहली प्रश्न पढ़ी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, लिखा था नहीं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V यहाँ पे क्या हो गया आधा, तो I क्या हो जाएगा आधा, तो V कितना था 110, तो 3.4 का आधा कर लो 1.7 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर ये 110 ना हो के कुछ ऐसा नंबर होता जो आधा आधा या डबल ना होता, तो फिर हम निकालते हैं ऐसे, ये इसलिए दिखाया। क्लियर हो गया, तो दिमाग साथ साथ में रखना कि प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली है। ठीक है जी, चलो आगे आता है ग्राफ। ग्राफ बिटवीन V एंड I, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जी। अब V और I का जो ग्राफ होगा, हमने अभी क्या पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक बार जिंदगी में याद रखना, खैर आपको ग्राफ तो ज्यादातर आपको 12th क्लास में आएंगे, 11th सॉरी माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह में बहुत ग्राफ आने वाले हैं, वहां पे मैं क्लियर करके बताता हूँ ये चीज कि जो ग्राफ्स होते हैं ना, अगर कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा, और इनवर्सली का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो V और I का ग्राफ कैसा होगा अपवर्ड स्लोपिंग। कैसे पता लगा, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये आपकी मर्जी है, अब यहाँ पे V लो, ग्राफ थोड़े बहुत आते हैं मैथ्स में जो पढ़ने होते हैं, एक्स एक्सिस पे कुछ लेना पड़ता है और वाई एक्सिस पे कुछ लेना पड़ता है, ये आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे V लो, यहाँ पे I, या यहाँ पे V लो, यहाँ पे I, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे V ले लिया और यहाँ पे I ले लिया। अगर आप लोग एग्जाम में तो पूरा लिखना पड़ेगा, वेलोसिटी ब्रैकेट में V, करंट ब्रैकेट में I, ऐसे पूरा लिखना पड़ता है। और करंट ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे। क्लियर हो गया, एक चीज बता रहा हूं। अब मान लो थोड़ी देर के लिए ये 0 है और ये 10 है और ये 5 है, ठीक है।
तो जब 10 था तो करंट कितना था? अब जब मैंने V को क्या कर दिया डबल, I भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी ना, मैं बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये 10 हो जाएगी और ये कितना 20, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा कि नहीं? फिर ये और बढ़ेगा तो ये और बढ़ेगी, तो पॉइंट यहाँ मिलेगा, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एक बढ़ता है और एक कम होता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। यहाँ पे दोनों बढ़ेंगे, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, सिंपल सी बात है। अब ये ग्राफ हमारे को जो हेल्प करता है निकालने में, उसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस निकालने के दो तरीके हैं, फिर मैं आपको एक ही तरीका दूंगा। ये आपका IV ग्राफ हो गया, ठीक है। ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग मार्क करेंगे बुक में। The graph is drawn between potential difference V corresponding to current values I. The graph is found to be a straight line passing through the origin. हमेशा ये origin से पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब V 0 होगा तो I भी 0 होगा, तो 0 0 पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। आगे एक लाइन जुड़ गई, since the current potential difference graph is straight line, we conclude current is directly proportional to potential difference. अब इसके नीचे एक सैंपल प्रॉब्लम दी हुई है, बहुत सारे I के पॉइंट दे रखे हैं और बहुत सारे V के पॉइंट दे रखे हैं। आपको ये क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। होमवर्क पे डालो इसको, ग्राफ पेपर लेके उसको प्लॉट करना। किसी को भी नीचे ले लो, किसी को भी लेफ्ट एक्स पे, किसी को वाई पे ले लो, किसी को भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पॉइंट ध्यान से प्लॉट करोगे क्योंकि बहुत टेढ़े मेढ़े पॉइंट दे रखे हैं। 0.05 फिर 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, ठीक है। तो ये उस हिसाब से मार्क करना। फिर ये 85 170 350 500 680 ऐसे सोचना है इसको, समझ रहे हो? सबके एक लाइक टर्म्स लेके फिर काम करना आप लोग। ये घर पे करना। राइट साइड पे आ जाते हैं अब इसको R। अब छोटी सी बात है, ये जो ग्राफ है ना, ये डिनोट करता है R, क्योंकि R क्या होता है? V अपॉन में I। अब रेजिस्टेंस किसी भी टाइम पे आप इस ग्राफ से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, आपको अगर अभी आप जो ग्राफ बनाओगे घर पे, एक पॉइंट ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, किसी भी पॉइंट का R अपॉन V अपॉन I कर लो, आंसर सेम आएगा। बुक में चेक कर लो। अगर V अपॉन I 0.85 कर दो, 1.71 1. कुछ भी कर दो, आपका आंसर 17 ओम आएगा। घर पे चेक करना, पांचों चेक करके देख लेना, ठीक है। आपका आंसर समझ रहा है कि समझ रहा? पहले ये अपॉन ये कर लेंगे, अपॉन ये अपॉन ये, सबका आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हर लेवल पर रेजिस्टेंस क्या है? बढ़ रही है और वो सेम है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है निकालने का, R ग्राफिकली निकालने का, R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। ये भी लिखो, बुक में लिखो। कोई भी दो उठा लो, फॉर एग्जांपल पॉइंट A उठाया और पॉइंट ये उठाया, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट, अब जरूरी नहीं कि कॉन्सेक्यूटिव चाहिए, कोई भी दो पॉइंट उठा लो, उसमें से इसको माइनस कर दो, उसका I उसमें से माइनस कर दो, तब भी आंसर सेम है, ठीक है। ग्राफिकली यूलेट में ये वाला मेथड दिया, ये वाली चैप्टर यूलेट से बहुत बढ़िया है। अब तो टाइम भी खुला मिल गया, इसके बाद तो यूलेट की करनी है। जैसे लाइट नहीं की थी पिछले हमने, यूलेट से काफी प्रैक्टिस की थी, तो इस बार हम यूलेट काफी प्रैक्टिस करेंगे। हां जी, आपको बताऊं क्या, आज मैम ने कहा ना कि जो हमारे स्कूल में 12th के बच्चे हैं ना, उनके तो 28 से प्री बोर्ड शुरू टेस्ट रखा हुआ है ना, और जिनके स्कूल में रिवीजन स्टार्ट हो गई वो रिवीजन सारे आजकल स्कूल अटेंड करना बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 100% अटेंडेंस कर दी उन्होंने, करनी पड़ेगी। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। इतना स्कूल जाओगे, ऑफलाइन जाओगे उतना फायदा है, ऑनलाइन अगर ऑफलाइन नहीं जा रहे, ऑफलाइन शुरू हो गया स्कूल तेरा? हां, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन हो रहा है, मतलब अपनी मर्जी है? नहीं, उनकी मर्जी है, वो कभी ऑनलाइन करते हैं कभी ऑफलाइन कर देते हैं। तो जब तक ऑफलाइन रहेंगे ऑफलाइन चला जाइए, क्योंकि फायदा ही फायदा है। स्कूल में इसका रिवीजन चल रही, सिलेबस तो होने वाला है, तो उसमें इतनी नई नई बातें पता लगेंगी, तुमको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। बोर्ड तक ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल रेडी हो जाओगे। टाइम ना होता ना, मार्च पेपर होते तो फिर हम ना बोलते कि स्कूल जाओ, फिर तो घर बैठ के पढ़ाई करो। अब आपका स्कूल जाने का टाइम आ गया है, वरना मैं 10th वाले 12th के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अलाउड नहीं करता एंड टाइम पे। अभी एंड टाइम आया नहीं है, एंड टाइम मार्च में आएगा, अप्रैल में, सॉरी अप्रैल का महीना जो होगा ना 25 के मतलब 30 के बाद शुरू हो गया, कि पहली मई है 30 अप्रैल से होंगे आपके, पहले तो वो होगा ना लैंग्वेजेस में जो होगी माइनर्स जो होते हैं। तो अभी आपका फरवरी का महीना और मार्च का महीना स्कूल जाने का खुला टाइम है, अब जाओ स्कूल,
तो जितना जाओगे, और अगर नहीं जाते तो ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है और एक्टिवली अटेंड करनी है। एक एक सब्जेक्ट के बारे में पता रहेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। मैम रिवीजन में सिर्फ बहुत कुछ बताया जाएगा आपको, उसके अलावा रिवाइज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रटवाया जाएगा। बोर्ड जाने से पहले ट्यूशन और स्कूल का कॉम्बो मिला के आपको बिल्कुल रेडी कर देगा। जो स्कूल मिस करेगा वो तो गया, ट्यूशन मिस करेगा तो बिल्कुल ही गया वो, और घर पे पढ़ाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, क्योंकि इस स्कूल में ऐसी पढ़ाई हो रही है जो घर पे सेल्फ स्टडी के बराबर है। हर चीज स्कूल में अच्छी चल रही है इस टाइम, बहुत फ्रूटफुल हो रही है इस टाइम। स्कूल अटेंड करना बहुत जरूरी है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम थिकनेस भी कहते हैं। अब थिकनेस क्या होगी? फॉर एग्जांपल ये वायर है, तो ये जो एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन होता है। एरिया ऑफ पाई आर स्क्वायर बेसिकली क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब वो कह रहे हैं ये वायर है, एक वायर जितनी मर्जी पतली है वो तो होगी तो सिलेंडर फॉर्म में। मान लो इसका ये रेडियस सेंटीमीटर में नहीं, मिलीमीटर में, डेकामीटर में, डेसीमीटर में, कुछ भी हो जाएगा। अब ये जो, अगर मैं इतना पोर्शन लेता हूँ, मोटी में आते हैं, मान लो एक वायर का मैंने मैग्नीफाइड वो बना दिया, ये जो है ना इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस कर दिया, और इसका दूसरा नाम क्या है? थिकनेस। अब ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। आजकल आप पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में, एरिया ऑफ बेस हो गया ना, तो एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है, आप छोटा सा देखो, मैं बताओ कि रेजिस्टेंस एरिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि इनवर्सली? अगर तार मोटी कर दूं तो एरिया क्या होगा? बढ़ेगा कम होगा? एरिया बढ़ेगा, तार मोटी हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, कम होगी। तार मोटी, करंट ज्यादा। मोटी तार पे करंट ज्यादा होगा ना, पतले तार पे करंट। तभी आपने देखा होगा जितने भी एसी हीटर की तारें मोटी होती हैं और चार्जर की तार पतली सी होती है। जिसको कम करंट चाहिए वो पतली तार, जिसको ज्यादा करंट चाहिए। अब घर के बाद जो बिजली के एचडी वायर जा रही है, हाई टेंशन वायर, क्या होती है? मोटी मोटी, करंट तेज डालना है, घर के पूरे घर को चलाना है, तो जितनी ज्यादा मोटी वायर उतना तेज करंट है। पर हम तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसका मतलब क्या हुआ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन एक पंगा है यहाँ पे था कि लेंथ डबल की तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे अगर करंट डबल किया, सॉरी एरिया डबल किया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी? नहीं, 1/4 हो जाएगी। अब ये दो बातें ध्यान से समझना। अगर तो एरिया डबल किया, एरिया कितना कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ। ये तो ठीक बात है, क्योंकि एरिया 2 किया तो हाफ दिख रहा है तो, और एरिया 3 किया तो 1/3 हो जाएगा, दिख रहा है ना? लेकिन कई बार एरिया की जगह आपको बोल देगा रेडियस। अगर रेडियस को डबल किया तो रेजिस्टेंस पता क्या हो जाएगी? 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, मतलब ऑन एरिया है ना, एक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? पाई आर स्क्वायर, और रेडियस में अगर डबल, तो रेडियस आर की जगह 2r कर दूंगा। 2r का स्क्वायर कितना हो गया? 4r स्क्वायर। तो 4 यहाँ लिख दूं, r स्क्वायर लिख दूं, ये तो a बन गया आपका, ये तो a ही है ना आपका। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर एरिया डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ। लेकिन अगर रेडियस डबल किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/4, क्योंकि यहाँ पे रेडियस अपॉन में नहीं है। अगर ये ऐसा होता तो ये भी हाफ ही होता, भाई r की जगह 2r कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर आता है तो उसका फिर, अगर मान लो रेडियस 3 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? 1/9 बेटा। रेडियस डबल किया तो डबल का स्क्वायर, ये 2 किया तो 4, यहाँ पे 3 आएगा तो 9, यहाँ पे 4 आएगा 16। अब एक और बात पूछते हैं एग्जाम में, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को और कन्वर्ट करूं तो ये पाई आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? d/2, d/2 का होल स्क्वायर। तो ना ये रट्टे नहीं मारने, कुछ देखो। अब डायमीटर में क्या करने वाला हूँ? डबल। अगर डायमीटर डबल कर दिया, अब ये पाई ऐसे का ऐसा, d की जगह क्या आ जाएगा? 2d, और अपॉन में 2 तो है ही है,
हमेशा ना जो ट्वाइस करते हैं वो रेडियस के, मतलब अगर इसको ट्वाइस करोगे ऐसे नहीं लिखना, ये ब्रैकेट लगा के, ताकि स्क्वायर r का भी होगा और उसका 2 का भी होगा, ये तरीका होता है। तो यहाँ पे r d का अपॉन 2 तो है ही है। अब यहाँ पे 2 से 2 क्या हो गया, आंसर क्या है पाई। तो अगर डायमीटर हमने डबल किया था तो आंसर क्या आ गया 2 ये। अब इसको एरिया में कन्वर्ट करें, पाई आर स्क्वायर है ना, हमको यहाँ तक करना, पाई d की जगह क्या लिखूंगा 2r, लिखूंगा ना d की जगह पे, पहले r को d by 2 बनाया था, अब d को 2r बनाऊंगा, तो d स्क्वायर मतलब 2r स्क्वायर, तो 2 का हो गया 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 4 टाइम्स हो गया, पाई r स्क्वायर था ना 4 टाइम्स हो गया। तो अगर डायमीटर भी डबल करोगे तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फिर से 1/4। बात पकड़ में, रेडियस डबल किया तब भी 1/4, डायमीटर डबल किया तब भी 1/4। बात पकड़ में आई, ये बुक में लिखो। और ट्रिपल अपना समझ लोगे कि अगर ट्रिपल किया तो ये कितना हो जाएगा 1/9, ये ट्रिपल किया तो ये 1/9, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और करंट क्या होगा, करंट जैसा वैसा देगा, मतलब डबल तो डबल, ट्रिपल तो ट्रिपल। करंट में कोई स्क्वायर मत कर देना, करंट में कोई स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है फॉर्मूले के अंदर, IR स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरा, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है आपने कि ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ बुक में लिखते हैं, जहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट है ना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जब आता है बच्चे उल्टा सीधा काम करके आए थे। और ये वो चीजें हैं जो बोर्ड्स को पता है कि मतलब छुपी छुपी चीजें हैं, हम ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स वगैरह पर करते हैं, छुपी छुपी चीजें बच जाती हैं, बोर्ड्स को उठा के रख देता है और हम रहे तो वो ये तो हमने पढ़ा, पढ़ने भूल गए, हमें छोड़ना कुछ नहीं, हटवाना है सारा कुछ। आगे बात करेंगे the resistance of a conductor, bracket में thickness लिख लो, is inversely proportional to its area of cross section, that is R is inversely proportional to 1 upon A। एक लाइन छोड़ के, when the area of cross section is doubled, resistance get half। ये बात आ गई। खाली एक देखो ध्यान से रखना, एरिया आता है तो डायरेक्टली डबल का हाफ, ट्रिपल का 1/3, ठीक है। लेकिन यहाँ एरिया के बाद में रेडियस की बात हुई है। आगे will get double area, this means a thick wire has less resistance, क्योंकि thick wire में करंट क्या होगा तेज, a thick wire has more current and less resistance, and a thin wire has more resistance and less current। कंफ्यूज मत होना, ठीक है जी। आगे नीचे जो दो पॉइंट्स दिए हैं, the short length of a thick wire, short length of a, अब लेंथ कम करने से रेजिस्टेंस क्या हुई थी, करंट तेज था ना, शॉर्ट लाइन में रेजिस्टेंस कम और थिक वायर में भी रेजिस्टेंस कम, तो शॉर्ट लेंथ दोनों कंबाइन कर दिए कि शॉर्ट लेंथ ऑफ अ थिक वायर लो रेजिस्टेंस, लॉन्ग लेंथ ऑफ थिन वायर इसमें हाई रेजिस्टेंस और करंट वेरी फ्लो, ठीक है जी। आगे और नीचे, the resistance of a wire is also inversely proportional to square of, आ गया स्क्वायर ऑफ डायमीटर, डबल का 1/4 आ गया, तो स्क्वायर ऑफ लिखो क्या, स्क्वायर ऑफ डायमीटर। तो ये सब कुछ दिखा के 4 टाइम्स होगा तो 1/4, 2 टाइम्स होगा तो 1/4, 3 टाइम्स होगा तो 1/9, माफ कर लो। जो ऊपर लिखवाया ये थोड़ी में आ गया, क्लियर। अगर एग्जाम में लिखने को आएगा तो खाली ये मत लिखाना, इसको इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा आपको। इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, अब ये आ गया। अगर नेचर ऑफ मटेरियल करा दिया है मैंने आपको, कंडक्टर इंसुलेटर, तो यही लिखा है। Some second line says some materials have low resistance whereas others have very high resistance. For example, if we take two similar wires, length भी equal, cross section भी equal, एक कॉपर की एक नाइक्रोम की, अगर कॉपर है तो मेटल है, उसमें रेजिस्टेंस क्या होगी वेरी लो, और नाइक्रोम में रेजिस्टेंस क्या होगी हाई। तो ये नेचर हमने पढ़ लिया कि बातें आती है, या तो होगा मेटल, या तो रहेगा रेजिस्टेंस, या तो होगा इंसुलेटर। तो अगर ये लेंगे तो रेजिस्टेंस वेरी लो, इसमें मीडियम, इसमें हाई होगी, इसमें वेरी हाई होगी, ठीक है ना। और करंट उल्टा, सिंपल सी बात है, थ्योरी होगी। आगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब the resistance of all pure metals increases or raising temperature। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लिख लो ब्रैकेट। वैसे है नहीं,
लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि ये 2 करोगे तो ये 2, ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर डबल करोगे तो स्लो हो जाएगी, बट ये कि उसको बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी एंड डिक्रीजेस ऑन लोइंग द, मतलब अगर तार ठंडी होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और करंट क्या होगा, तेज। तो अगर आपको पूछा जाएगा कोल्ड वायर हॉट वायर में करंट किसमें तेज होगा, तो कोल्ड वायर में तेज होगा, हॉट वायर में करंट स्लो हो जाता है, क्योंकि हॉट वायर फिर मेल्ट होकर जल जाती है। तो हॉट वायर में रेजिस्टेंस तेज है लेकिन करंट स्लो है, कोल्ड वायर में रेजिस्टेंस बहुत लो है लेकिन करंट तेज है। ठीक है जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। परसों हम पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी डिटेल के अंदर जाके, उसके मेथड्स भी करेंगे, पूरी एक क्लास करेंगे रेजिस्टिविटी को, फिर रेजिस्टेंस दोबारा से आ जाएगा आगे, या मैं रेजिस्टेंस पूरा खत्म करा के रेजिस्टिविटी बता दूंगा, वो भी ठीक रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस चल रहा है ना, पैरेलल वगैरह चल रहा है, तो रेजिस्टिविटी बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, अभी तो आज चैप्टर भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो जी, बाय।